स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वराज्य क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर एसएससी 10th पार्ट साइंस का पार्ट 1 और आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आज का जो लेक्चर होने वाला है वो पूरी तरह से बेसिक लेक्चर है। बेसिक लेक्चर इसलिए क्योंकि आगे जाकर आप जिस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे उनमें कुछ ऐसे टर्म्स आने वाले हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इस वजह से आज के चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत मैं बेसिक नॉलेज दिखा दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो आज का अगर बेसिक नॉलेज देखें तो बेसिक की स्टार्ट होती है मैटर से। पहली कंसेप्ट है हमारी मैटर। देखिए दोस्तों, मैटर क्या होता है? मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम जाए, इसकी डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन सा भी हो सकता है। जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग करता हूं उसको मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों को अगर मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं, जो इंसान आपको पढ़ा रहा है उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं, जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर स्मॉलेस्ट पार्ट की कंक्लूजन निकले तो स्मॉलेस्ट पार्ट कैसे हो सकता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट को हम ऐसे कर सकते हैं कि यूं समझ लीजिए ये एक मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये या फिर ये हमारा स्वराज्य क्लासेस का सबसे फेवरेट बोर्ड है। ठीक है, तो इसको मैं कट करता हूं। कट करने के बाद और कट करूंगा, और कट करूंगा, इसको भी कट करूंगा, इसको भी कट करूंगा। कट करते 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 मैं इसके ऐसे पॉइंट तक पहुंचूंगा जो पॉइंट फर्दर कट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कट नहीं हो सकता है, फिर डिवाइड नहीं हो सकता। उस पार्ट का मैंने नाम रख दिया मैटर। उस पार्ट का मैंने नाम क्या रख दिया? मैटर नाम रख दिया। अब यहां पर सवाल आता है, सर आपने कहा कि मैटर सबसे छोटा पार्टिकल है। जी हाँ, मैटर सबसे छोटा पार्टिकल है। तो उससे भी छोटा कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, मैटर जो बना होता है वो एक चीज से बना होता है, एटम से। किससे? एटम से। तो देखिए, एटम की अगर डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी तो एटम को कुछ यू इस तरह से आप समझ सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। यानी कि मैटर का भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई होगा तो वो कौन सा हो सकता है? एटम हो सकता है। समझने की बात यह है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा? मैटर। मैटर का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा? एटम। आप इसका सीरियल सीक्वेंस अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? एक चीज है जिसको मैंने एटम नाम लिखा, ऐसे कई सारे एटम ने मिलकर एक मैटर बनाया और ऐसे कई सारे मैटर्स ने मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाया। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका सीरियल सीक्वेंस। देखिए दोस्तों, अब यहां पर समझना क्या है आपको, एटम के बारे में हम इस चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, या फिर एटम से रिलेटेड जितने सारी चीजें होगी इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो एटम से रिलेटेड अगर कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी तो देखने पर इसकी स्टार्टिंग होती है कि एटम कभी भी अकेले रह सकता है या फिर दूसरे एटम के साथ भी रह सकता है। तो उसके बेसिस पर उसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप उसका गिरता है, फर्स्ट टाइप होता है होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। और दूसरा टाइप होता है हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। कौन से दो टाइप बताया मैंने? पहला मैंने बताया होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, दूसरा मैंने बताया हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। अब होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए, यूं समझ लीजिए कि हमारे पास कौन सा भी एक एलिमेंट है। अब इसके अंदर कुछ पर्टिकुलरली नाम लिखो तो इसके अंदर के एग्जांपल्स होते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं। क्यों एग्जांपल होते हैं? जब नोबल गैसेस हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं या फिर उसके प्योर फॉर्म में जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, तब कंज्यूम करते वक्त उसके साथ कोई दूसरा एटम या फिर डायटोमिक नहीं हो सकते। अगर इसको भी आपको अच्छे तरीके से समझना है तो होमो एटॉमिक के भी दो टाइप्स होते हैं। होमो एटॉमिक के अंदर भी हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला टाइप देखने को मिलता है इसका पहला टाइप देखने को मिलता है
मोनो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, और इसका हमें दूसरा टाइप देखने को मिलता है डाई होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। अब इसे कैसे समझे? देखिए, इसको समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल है नोबल गैसेस का। तो यहां पर हमारा एग्जांपल हो गया नोबल गैसेस। जो भी नोबल गैसेस हमें इन्वायरमेंट में मिलेंगे वो नोबल गैसेस हमें सिंगल फॉर्म में मिलेंगे। आप सिंगल फॉर्म में कैसे, आप नोबल गैसेस कौन से उसे आप इस चैप्टर के अंदर जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, तब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते वक्त आपको नोबल गैसेस क्या है मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। पर अगर यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूं तो नोबल गैसेस होते हैं डायहोमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। डायहोमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी एटम को हम प्योरेस्ट फॉर्म में या फिर नेचर से कंज्यूम करते हैं, तब वो हमें दो टाइप मतलब दो एटम्स में मिलेगा। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन अगर इस चैप्टर में हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है O2 ऑक्सीजन, जो कि हमें O2 में मिलता है, H2। ये एग्जांपल्स इसके हो गए। जो ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो हमें डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल तो रह गया हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। तो हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन ये चीज होती है कि अगर दो अलग तरह के एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बनाए या फिर मिलकर एक एलिमेंट बनाए तो उसे बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। अगर इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल होता है H2O। ठीक है, आज के लिए आपको H2O ही काफी है, क्योंकि अगर बाकी के एग्जांपल लिखो तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो सकता है। H2O का मीनिंग क्या होता है? वाटर। पर यहाँ पर मैं वाटर नहीं लिख रहा, वाटर नहीं लिखता। वाटर में आपको क्यों नहीं लिख रहा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास एटम की कंसेप्ट है। एटम की कंसेप्ट क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। इसके मैंने दो डिफरेंशिएट किए। पहला डिफरेंशिएट किया होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जहां पर सेम तरह के एटम्स मौजूद हो। और दूसरा क्लासिफिकेशन है हेटेरोएटॉमिक एटम। अब यहाँ पर कुछ ये देखिए, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन का बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा दूं होमो का, और ये हो गया हेटेरो का। तो देखिए, ये एक एटम है मेरा ब्लू कलर से, उसके साथ कोई एटम जुड़ा है तो वो भी ब्लू कलर में जुड़ा होगा, उसके साथ कोई और एटम जुड़ा है तो वो भी ब्लू कलर में ही हमें मौजूद मिलेगा। बट अगर हेटेरो में बात करें तो हेटेरो में एक लाल होगा, एक फिर से ब्लू होगा, फिर से उसके साथ दूसरा कोई होगा जिसकी प्रॉपर्टीज अलग हुई पर उसका कलर लेड होगा, उसके साथ फिर से एक ब्लू कलर वाला इंसान जुड़ेगा जिसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी। तो यूं इस तरह से मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हेटेरोएटॉमिक पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो होमो एटॉमिक पार्टिकल्स के भी बाद उसका डिफरेंशिएशन होता है दो चीजों में। जैसे कि कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी, यहाँ पर मुझे मोनो लिखना था, मैंने मोनो लिख दिया। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने दो टाइप्स लिए होमो एटॉमिक के अंदर। पहला टाइप था मोनो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन और दूसरा टाइप था डाई होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। तो मोनो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एग्जांपल लिए नोबल गैसेस के, और उसके बाद जो डाई होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हमने एग्जांपल किसके लिए O2 या H2 के, जिसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन था जिसका एग्जांपल मैंने लिया H2O। अब यहाँ पर मैंने इस H2O को कहा एलिमेंट। क्या कहा मैंने? एलिमेंट। अगर वैसे ही बहुत सारे हेटेरोएटॉमिक पार्टिकल्स, क्या कहा मैंने? बहुत सारे हेटेरोएटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पर और एक H2O ऐड होगा, वहां पर और एक H2O ऐड होगा, वहां पर n नंबर ऑफ H2O ऐड होंगे, तब इसका क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब इस वाटर का मैंने नाम रख दिया कंपाउंड। क्या नाम रख दिया? कंपाउंड। अब कंपाउंड की डेफिनेशन अगर पूछे कोई तो क्या होगी डेफिनेशन? There are so many heteroatomic particles come together, then they form the compound। ये हो गया आपकी कंपाउंड की डेफिनेशन। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? When the same या फिर homoatomic combinations या फिर homoatomic elements come together, they form elements। उसके बाद कंपाउंड और एलिमेंट्स अपने आप से डिफरेंशिएट क्यों हुई, ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझने आनी चाहिए। जब बहुत सारे हेटेरोएटॉमिक पार्टिकल्स एक साथ आते हैं तब वो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और जब होमोएटॉमिक एलिमेंट्स एक साथ आते हैं तब उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड, मैटर और एटम्स के बीच का मैंने डिफरेंस बता दिया। तो
तो पहले जो 4 सवाल है आपकी किताब में एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर, तो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर एक सवाल जो कि एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत ही बार पूछा गया है कि इन ईयर 1800 तक हमारे पास 30 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि डिस्कवर थे, और आज हमारे पास नाउ वी डिस्कवर 118 एलिमेंट्स, यानी कि 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर है। तो देखिए इनकी अगर बात करें तो 120 एलिमेंट्स कई किताबों में लिखा गया है, 125 एलिमेंट्स, 130 एलिमेंट्स तक कई किताबों में लिखा गया है। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 118 एलिमेंट्स लिखे गए हैं, इस वजह से हम 118 पकड़ के ही चलेंगे। तो आज तक हमने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए? 118 एलिमेंट डिस्कवर किए। तो इसका क्लासिफाई करना क्यों जरूरी होता है? देखिए अगर मैं एक बात कहूं कि आप एक घर में रह रहे हो या फिर एक चौल में रह रहे हो, चौल में रहते समय आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक फैमिली तो चौल में नहीं रह सकती, तो इसके अंदर लगभग 40 फैमिलीज है कि जो रह रही है। अगर मैं बात करूं कि एक फैमिली के अंदर लेट्स अज्यूम करते हैं 3 पर्सन है, एक फैमिली के अंदर 3 पर्सन है, और टोटल पर्सन कितने हुए? 40 इंटू 3, यानी कि 120 पर्सन एक चौल में रह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको किसी ने पूछा कि बताओ भाई तुम जिस चौल में रहते हो उन सबके नाम बताओ, तो आप 120 लोगों के नाम ध्यान में रख सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं रख सकते। आप पहले 10 नाम, 20 नाम, 30 नाम, 40 नाम या फिर 50 नाम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो, पर आफ्टर 50 क्रॉसिंग आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है। इस वजह से क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है पता है? अगर मैं किसी भी चीज को क्लासिफाई करता हूँ, तो अगर मैं उनकी आपको फोटो दिखा दूं कि एक इंसान है जो कि आपके चौल में रहता है और ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, तो इसका नाम क्या है, तो आप झट से बता सकते हो, अरे ये तो रवि, और दूसरे का इंसान, अरे ये तो पिंकी है, अरे ये तो चिंटू है, अरे ये मिंटू है। ये अच्छी तरीके से आप बता सकते हो। तो क्लासिफिकेशन करने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि जब आप उसे स्पेसिफिकली अरेंज करते हो तो पूरे वर्ल्ड में डिस्कवर हुए हुए एलिमेंट्स आपको पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाते हैं, आपको दिखाई देने लगते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स ये है, इसकी प्रॉपर्टीज ये हो सकती है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है, उसके अरेंजमेंट जिस शेप में की गई है या फिर जिस सेक्शन में की गई है उस सेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो उस सेक्शन की प्रॉपर्टीज होगी वही प्रॉपर्टीज एलिमेंट की होगी। तो वैसे उसका क्लासिफिकेशन हुआ जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें, तो आज हम जो देखने वाले हैं, या फिर आज नहीं, या फिर इस चैप्टर के अंदर जो देखने वाले हैं, उस पर्टिकुलरली उस क्लासिफिकेशन का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मेरे को एक बात बतानी है आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखते वक्त ऐसे नहीं कि सिर्फ हम मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही देखेंगे, हम अदर साइंटिस्ट के बारे में भी जानेंगे, अदर साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन किया वो भी जानेंगे। तो आपका सवाल ये हो सकता है मेरे लिए कि सर अगर उनका क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए किसी भी सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे देयर आर सो मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी होते हैं, तो उन अटेम्प्ट्स को भी हमें स्टडी करना पड़ता है। साइंस में एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्टेटमेंट कही गई है, in the science we said that the credit goes to the one who conveys the word, not the one who first had an idea। हम साइंस के अंदर उन लोगों का नाम याद रखते हैं या फिर उन लोगों की स्टडी करते हैं जो एबल थे कन्विंस करने के लिए पूरे वर्ल्ड को कि उनका एक्सपेरिमेंट या फिर उनका एक्सप्लेनेशन किस हद तक सही है। जिन जिन लोगों के नाम आपको आपकी किताब में दिए गए हैं उन सब का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन दिया तब उन्होंने अच्छी तरीके से पूरे वर्ल्ड को बताया कि एक्सप्लेनेशन सही है, उस वजह से हमें उन्हें स्टडी करना पड़ता है। और उनका कुछ ड्रॉबैक रह सकते हैं, कुछ अनकैपेबिलिटीज रह सकती है जिस वजह से उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें छोड़ने पड़े। तो दोस्तों समझने की बड़ी बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर हम अब 2 से 3 साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे। तो इसका अगर मैं एक बात करूं कि क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है हम पढ़ने के लिए, तो बेनिफिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है, इट इज इजी टू स्टडी, इट इज इजी टू स्टडी ऑल एलिमेंट्स।
इट इज इजी टू स्टडी ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, इट इज इजी टू स्टडी ऑल एलिमेंट्स। उसका दूसरा पहले पॉइंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको स्टडी करने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है कि कौन से एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी, कौन से एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, तो ये आपको समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। इस वजह से हम मॉडर्न या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरी एक आपको एक ग्लांस व्यू मिलता है। कौन सा व्यू? ग्लांस व्यू। ग्लांस व्यू का मतलब ये होता है कि आपके सामने पूरे वर्ल्ड के सारे एलिमेंट्स आपके सामने रख दिए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड की, और तब आप इजीली उन्हें इजीली उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एलिमेंट ये है या फिर ये एलिमेंट ऐसा है। तो एक ग्लांस व्यू मिल जाता है, इनकी स्टडी इजी हो जाती है। और अदर देन इसके आगे अगर जाके बात करूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज समझना बहुत ही इजी हो जाता है। प्रॉपर्टीज के बारे में 10th स्टैंडर्ड में भी इतना कुछ नहीं है, बट आफ्टर वी क्रॉसिंग द 10th, वी आर पासिंग फ्रॉम 10 और आप ज्वाइन करते हो साइंस फैकल्टी या फिर कुछ ऐसी फैकल्टी जो रिलेटेड होती है एलिमेंट्स से, तो उस वक्त आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस वजह से हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आगे से जो लेक्चर्स आएंगे उन लेक्चर में हम साइंटिस्ट के आर्टम के बारे में या फिर उन्होंने किए हुए क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड जब ये लेक्चर खत्म हो रहा है तो मैं आपको एक एपोलॉजी मेरी तरफ से देता हूँ कि बहुत दिन हो गए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ इश्यूज थे, इस वजह से मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेक्चर के अंदर कुछ साउंड इफेक्ट्स या फिर बाहर से कुछ साउंड्स आते हैं जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरे पास अच्छा स्टूडियो नहीं है इस वजह से, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको साइंस पढ़ना है और खुद मेरे से पढ़ना है तो मैं प्राइवेट क्लासेस लेने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर में से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र में से, तब मुझे आप रीच कर सकते हो या फिर मैं आपको होम ट्यूशन देने के लिए भी तैयार हूँ। बट आपको मेरे तरफ पहुँचना पड़ेगा, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आनी चाहिए। इसके लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, स्वराज्य क्लासेस नाम भी इंस्टाग्राम हैंडल का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो आपका या फिर नंबर लिख सकते हो या फिर आपकी इंस्टाग्राम आईडी लिख सकते हो, मैं खुद से आपको मैसेज करूंगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, इंस्टाग्राम हैंडल पर भी यूज़ कीजिए। और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो पहुँचिए मेरे तक, आई कैन सॉल्व इट इन माई वे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।